नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास एनर्जी रिलेशन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व और उसके जो भी उनके रिजल्ट्स हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मैजिक नंबर के बारे में। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट नंबर पर है मास एनर्जी रिलेशन को लेकर के। In formation of special theory of relativity, Albert Einstein conclude that the mass is another form of energy and energy can convert in one form to other। यानी कि आपको पता होगा 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो है वो ड्राइव किया था, और उन्होंने उस थ्योरी को डेवलप करते वक्त ये मतलब कंक्लूजन निकाला उसका कि जो मास है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, क्योंकि उनसे पहले मास का कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं अंडरस्टैंड किया गया था। तो उन्होंने कहा कि मास जो है वो एनर्जी ही है, और जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो मास अगर एनर्जी की फॉर्म है तो वो भी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। एक दूसरा देखो क्या बोला, अल्बर्ट आइंस्टाइन पोस्टुलेट दैट स्पीड ऑफ लाइट, जिसे सी बोला गया है, इज अल्टीमेट स्पीड एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ सी इज ए कंजर्व क्वांटिटी दैट इक्वल टू एनर्जी। और उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जो लाइट की जो स्पीड है वो एक अल्टीमेट स्पीड है, ये उनकी पोस्टुलेट है, उन्होंने माना है उस चीज़ को। उसी बेसिस पर एसटीआर को जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ड्राइव किया गया। उन्होंने कहा कि जो लाइट की जो स्पीड है वही एक अल्टीमेट स्पीड होगी, मतलब उससे ज़्यादा कोई भी तेज़ नहीं चल सकता है। और उन्होंने ये कहा कि जो आपका मास है, द्रव्यमान और स्पीड ऑफ लाइट का जो स्क्वायर है, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो एक कंजर्व क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि वो किसके बराबर है, उनके अकॉर्डिंग वो एनर्जी के बराबर है, यानी कि E इक्वल टू mc²। तो अगर एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व क्वांटिटी होती है, तो इसके मल्टीपल में जो क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, कंजर्व क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर जो C की जो स्पीड है वो असल में कितनी है, 2.9979245 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की जो है वो रफ्तार है हमारी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि मास एनर्जी रिलेशन हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू mc², जिसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहा जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि इस फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है। तो याद रखना ये एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हाउ मच एनर्जी आर प्रोड्यूस बाय 1 kg सब्सटेंस। यानी कि अगर आपके पास कोई 1 किलो चीनी है, मान लिया वो किसी एक ऐसे बॉक्स में रखा गया है जो बिखरे ना, मतलब अगर पॉलीथीन रखोगे तो बिखर जाएगी वो ना, उस 1 किलो सब्सटेंस से आप कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो ये फार्मूला कहता है कि अगर उस सब्सटेंस को आप प्रकाश की रफ्तार जितना तेज उसको आप चला सकते हो आप अगर, तो वो आपको इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कितनी, E इक्वल टू mc², यानी कि m जो है आपका मास इन SI यूनिट, ठीक है, वो कितना है 1 kg, मतलब 1 हो गया, मल्टीपल ये आपका जो 10⁸ है ना मीटर पर सेकेंड। इसको आप अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा, 9 × 10⁻16 जूल, जो कि बहुत अनॉर्मस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये फॉर्मूला कहता है कि 1 किलो सब्सटेंस से हम इतनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अगर उसको हम प्रकाश की रफ्तार से जो है वो चलाने में सक्सेस हो पाए तो। अब यहाँ से अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कई डेफिनेशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। अपन एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो रीड करते हैं कि ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ईच न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स किसके लिए काम में लिया गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए काम में लिया गया, फ्रॉम न्यूक्लियस दैट इज नॉन एज ए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो ये है कि एक न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस के अंदर है, हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी है, किसको, न्यूक्लियस को। और वो इतनी मिनिमम एनर्जी देनी है कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे के सारे अलग अलग हो जाएं। इतनी एनर्जी अगर हम उसको देते हैं जिस एनर्जी के ऊपर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, अगर वो एनर्जी जो है असल में बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है आपकी। या फिर इसको आप दूसरी फॉर्मेट में कह सकते हो कि द एनर्जी दैट होल्ड ए न्यूक्लियस टुगेदर इज इक्वल टू द मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स को, जो न्यूक्लियस के अंदर है,
जो न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने यानी कि न्यूक्लियस को बचाए रखने के लिए जो एनर्जी होती है वो असल में मास डिफेक्ट के बराबर होती है। यानी कि द एनर्जी दैट होल्ड ए न्यूक्लियस, यानी कि उन न्यूक्लियॉन्स को साथ रखने के लिए जो एनर्जी होती है वो जो है वो किसके बराबर होती है? मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होती है। यानी कि अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें इससे पहले मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो मास डिफेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। मास डिफेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि द डिफरेंस इन सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास टू द कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनसे मिलकर के न्यूक्लियस बना हुआ है तो अपन दो चीज़ ले, मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरे खुले के अंदर रखे हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये कह रहा है कि प्रोटॉन और मान लीजिए 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक प्रोटॉन के मास को कैलकुलेट करेंगे और प्रत्येक न्यूट्रॉन के मास को कैलकुलेट करेंगे और उसको अपन ऐड अप करेंगे। तो क्या होगा? 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन का मास का जोड़ मान लिया x आ गया, ठीक है। उन्हीं से मिलकर के ये न्यूक्लियस बना हुआ है। तो जब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस बनेगा, यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, अब उसका मास आप निकालोगे अगर, तो वो मास में डिफरेंस आएगा। यानी कि डिफरेंस इन मास किसमें? इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के जोड़ के मास में और न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस आता है, द्रव्यमान में जो अंतर आता है, वो असल में मास डिफेक्ट कहलाता है। और वो मास डिफेक्ट आप कैसे निकालते हो? वो निकालते हो कि मास डिफेक्ट को आपने डेल्टा एम से डिनोट किया है। वो किसके बराबर होगा? वो होगा इंडिविजुअल सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। इस हाथ पे था ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का था मेरा। तो देखो, जो आपका प्रोटॉन होंगे उसको अपन जेड से लिखते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन को अपन एम स्मॉल पी लिख रहे हैं, जो आपके ऊपर यहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को आप ए माइनस जेड भी लिख सकते हो ना, ए मतलब एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, ठीक है, वो आपके न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होगा। तो ये तो हो गया आपकी इंडिविजुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। और इसका जो मास हम जो निकालते हैं उसको हम कैपिटल एम मान लेते हैं, कि मास ऑफ न्यूक्लियस मान लेते हैं, वो मान लिए एम। इसमें से अगर घटा दिया जाता है तो जो मास का डिफरेंस, जो द्रव्यमान में जो अंतर आता है, वो असल में जो है वो मास डिफेक्ट कहलाता है। अब इस मास डिफेक्ट को लेके एक छोटा सा एक इंडिकेशन क्या होता है? वो होता है कि मास ऑफ कंबाइंड न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसका जो द्रव्यमान है वो यूजुअली क्या होता है? कम होता है। किससे? इंडिविजुअल सम ऑफ ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि सम ऑफ ईच न्यूक्लियस मास, इन सब के मास के जोड़ से क्या होता है? वो कम होता है। ये मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अपन एक स्मॉल सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे जो बुक्स में है अधिकतर यूज किया जाता है वो ऑक्सीजन का एग्जांपल यूज किया जाता है। कुछ जगह पर ड्यूटेरियम या हीलियम का यूज करते हैं या यूरेनियम का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल ऑक्सीजन यूज करते हैं। 8 ऑक्सीजन 16, जिसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही उसमें क्या है? आपके न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास नंबर आपका 16 हो गया। मैंने यहाँ पे मास ऑफ ईच लिख दिया, मतलब प्रोटॉन का जो मास है वो इतना होगा, इन यू मतलब AMU यूनिट है ना, इसको हम ऑलरेडी हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा, क्योंकि एटम हमेशा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब देखो, अगर आप इस केस को सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार तो अब क्या करना है आपको? इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करना है और एक बार आपको न्यूक्लियस का मास निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला काम कर लेते हैं, ये वाला काम कर लेते हैं कि उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, उसको अगर मैं 8 से गुणा कर दूं अगर, तो क्या होगा? मेरे पास 8 न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। सिमिलर मैं 8 प्रोटॉन का मास निकाल लेता हूं और उन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा? मेरे पास सबका सम आ जाएगा। तो मैंने उसको स्मॉल m बोल दी है ना, ये सारा सम आ गया। कितना आया आपका? 12744 म्यू आपका जो है वो इंडिविजुअल सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स है आपका। सेकंड देखो यहाँ पर, अब अपन देखते हैं कि उस न्यूक्लियस का मास कैसे निकाला जाए। वो निकाला जाता है प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास ऑफ एटम, यानी कि नॉट न्यूक्लियस, एटम का मास मेजर किया गया। वो कितना है? 8 ऑक्सीजन 16 का कितना है? 15.99493 म्यू। ये उनका जो मास है वो किसका है? ऑक्सीजन एटम का मास है। लेकिन हमें किसका मास रिक्वायर्ड है? हमें तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इस एटम के जो पूरे मास में से मैं 8 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा दूंगा,
है ना, 8 इलेक्ट्रॉन के मास को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो ये मास ऑफ 8 ऑक्सीजन 16 है, माइनस 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे न्यूक्लियस का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली जो आपका मास ऑफ न्यूक्लियस है वो ऑक्सीजन 816 का क्या है, 15.99053 म्यू आपका जो है वो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली गेट हुआ है। आपको दो प्रकार के मास प्राप्त हो गए, एक तो इंडिविजुअली जोड़ से और आपका एक प्रैक्टिकल से। आपको आप क्या मास डिफेक्ट निकालना है। आपको क्या करोगे आप, मास डिफेक्ट डेल्टा टाइम इस फॉर्मूले से है ना, इंडिविजुअल सम ऑफ कहाँ से आया, यहाँ से आया हमारा, इसमें से हमने क्या किया प्रैक्टिकली वाला घटा दिया, तो आपका मास डिफेक्ट कितना है 0.13691 म्यू, मतलब AMU आया आपका। अब आपको देखो हमने जो पीछे जो लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर में हमने AMU मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो मेथड है वो फॉलो किया था, और उसका कंक्लूजन अपन ने क्या निकाला था कि अगर इस AMU को आपको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है अगर, तो 931.5 है ना, यानी कि 931.5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो उस मास को, वो मास जो है वो एनर्जी की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो जब मैंने 931.5 को मल्टीप्लाई किया हमारे मास डिफेक्ट से, तो वो कन्वर्ट हो गया 127 यानी कि 127.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर, है ना, ये द्रव्यमान है आपका। अब इतना आपका मास डिफेक्ट आया इन फॉर्मेट ऑफ एनर्जी आपका। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनर्जी एसोसिएटेड बाय मास डिफेक्ट, इस जो मास में अंतर आया है, यानी कि जो न्यूक्लियस का मास है वो कम है और इंडिविजुअल जोड़ का मास क्या है, ज़्यादा है, तो असल में वो मास गया कहाँ भाई। असल में मास जो है हमने ये बोला कि मास यहाँ पर मोस्ट ऑफली कंजर्व क्वांटिटी माना है, तो यहाँ पर द्रव्यमान मान लिया 100 है और न्यूक्लियस का द्रव्यमान 99 आ रहा है, तो वो 1 ग्राम द्रव्यमान जो है वो कहाँ पर गया, ये हमारा रियल क्वेश्चन है। उस 1 ग्राम को हमने मास डिफेक्ट बोला और उससे हमने क्या किया, एनर्जी को फाइंड आउट किया। जब ई एनर्जी आप फाइंड आउट करोगे वो कितना आएगा आपका, वो सिंपल मास है, उसको सी से स्क्वायर गुणा कर दो, है ना, E इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूले से। मास जो है आपका ये रहा जिसमें बटा में C है आपका, उस C से ये C कैंसिल हो जाएगा और कितनी एनर्जी आएगी, 127.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आएगी। यानी कि इतनी एनर्जी, यानी कि अगर इसके जोड़ के सम को मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें, इस न्यूक्लियस के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो 127.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इस डिफरेंस को किस प्रकार एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये तो कंजर्व क्वांटिटी है, इधर जो एनर्जी है इधर जो एनर्जी है, दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों की एनर्जी में क्या आया, इतना डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस जो है वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को ब्रेक करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में क्या आई, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में ये आई कि इस इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो प्रोटॉन को प्रोटॉन से बाइंड करने के लिए, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बाइंड करने के लिए कुछ एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है, जिसे बाद में न्यूक्लियस फोर्स एनर्जी कहा गया। ठीक है, जिसे सिंपली अपन ने क्या डिनोट किया, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोला। यानी कि ये जो एनर्जी है ना वो असल में खर्च नहीं हुई है या कम नहीं पड़ रही है, ये एनर्जी असल में यूज हो गई है उस न्यूक्लियस को बाइंड करने के अंदर। तो यहां से हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, जो केवल हमें इतना बताता है कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसका केस लेता हूं, अगर 8 ऑक्सीजन 16 वाला केस लेता हूं, तो इस मॉलिक्यूल्स को या इस एटम को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी, इस न्यूक्लियस को अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो है 127.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी। अगर मैं इस न्यूक्लियस को देता हूं अगर, तो इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे इंडिविजुअली बिखर जाएंगे। ये तो हुआ इसका रियल मीनिंग। अब इससे भी एक बेटर कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ है वो आपकी आती है, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी कि एक न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधने में कुछ एनर्जी जो है वो खर्च हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि एक न्यूक्लियस को बाइंड करने में कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो उसे कहते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। वो कैसे निकाली जाती है कि इट इज रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी EB, जो आपने भी निकाली है आपने, ऑफ ए न्यूक्लियस टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या एटॉमिक मास नंबर। यानी कि जो आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, जिसकी भी मान लिया ऑक्सीजन की निकाली है, उसमें एटॉमिक मास नंबर का भाग दे दो आप,
वहाँ पर आपको जो एनर्जी प्राप्त होगी वो एक न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए यूज की हुई एनर्जी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्मूला क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नीचे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, सिंपल आप एटॉमिक नंबर से कह सकते हो आप। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपली एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कितनी है आपकी, वो है आपकी 127.5 है। और इसमें कितने न्यूक्लियन है, मतलब कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपके, टोटल 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसको आप डिवाइड कीजिए, जो कितना आता है 7.97 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए, बांधे रखने के लिए इतनी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है ना, या यूज हो जाती है। तो 7.97 एक न्यूक्लियस की एनर्जी है जो उस न्यूक्लियस के अंदर उसको बाइंड करने में यूज होती है। सिमिलरली इस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का असल में फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, या इसका क्या एक मीनिंगफुल आउटपुट है, जिसके लिए हमने इसको यहाँ पर कंसिडर किया है। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा होगा, है ना, ये बाई हैंड ग्राफ है, थोड़ा क्लियर भी नहीं हो सकता है। इस ग्राफ को देखो, इसकी जो वाई एक्सिस है आपकी, उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिया गया, जैसे अपन ने याद किया ना कि प्रत्येक जो आपका एटम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात करो और उसके अंदर जितने न्यूक्लियन है उसको डिवाइड करो, जो एनर्जी प्राप्त होगी उसको अपन ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में है, और आपका नीचे एटॉमिक मास नंबर आपका ए, मतलब सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस ग्राफ को आप नोट करोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ आपको 1 हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है ना, 2 से भी कम है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन से भी कम है आपके पर न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। सिमिलर आप इंक्रीज करोगे तो हीलियम पर आओगे, उसकी एनर्जी ज़्यादा है लेकिन लिथियम की एनर्जी कम है आपकी। अगेन ऊपर जाओगे तो क्या होगा, कार्बन की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन नाइट्रोजन की एनर्जी कम है आपकी। सिमिलर ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन 16 की एनर्जी ज़्यादा है आपकी, लेकिन ऑक्सीजन 18 की एनर्जी क्या है आपकी, कम है, यानी कि ऑक्सीजन 18 जो इसका आइसोटोप ऑक्सीजन का है ना। और अगर आप और ऊपर जाओ तो ऑक्सीजन जो आपका सल्फर है 32, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगेन आप जाओगे आप आयरन की तरफ, आयरन 56 जा रहे हो आप अगर, तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो रही है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो किस पे जाओगे, मोलिब्डेनम 100 पे जाओगे तो एनर्जी में गिरावट आती है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही है। अगेन आप जाते हो आयोडीन के ऊपर तो एनर्जी फिर कम हो गई आपकी। अगेन आप अपने टंगस्टन पे गए आप तो एनर्जी फिर कम हो गई। नेक्स्ट आप जो है वो AU मतलब गोल्ड के ऊपर जाओगे तो फिर कम हो गई। इवन यूरेनियम तक लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो ये जो कर्व है वो ये शो करता है कि यहाँ पर कुछ एरिया के लिए तो यहाँ पे देखो सेचुरेशन टाइप्स है, ठीक है, सेचुरेशन दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक एक सेचुरेशन है इसके अंदर। इसके बाद लगातार वो गिर रही है और इससे पहले भी लगातार वो अप एंड डाउन होकर के गिर रही है। तो इस कर्व का जो एज ए मतलब आउटपुट जो है एज ए, वो कुछ 2 फॉर्मेट में लिखा है। उससे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लेकर के एक तरह का और डेफिनेशनाइज या फिर थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए एक परिभाषा और काम में ली जाती है। वो क्या कहते हैं कि एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन need to separate from nucleus into it individual nucleons proton and neutron is called a binding energy per nucleon। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की ये जो डेफिनेशन है ये असल में एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना, कि रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन पर न्यूक्लियन, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियंस के नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वो उसकी सिंपल डेफिनेशन की एवरेज एनर्जी नीड टू सेपरेट द इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज द आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। इस कर्व के जो आउटपुट है वो क्या आउटपुट, क्या आपके आउटपुट है वो है आपके कि आउटपुट ऑफ दिस बाइंडिंग फ्रिक्शन कर्व। देखो मैंने यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व को मैंने यहाँ पे लिखा है बाइंडिंग फ्रिक्शनल कर्व लिखा है। असल में क्या है कि कुछ बुक में इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी लिखा है और कुछ बुक के अंदर इसको बाइंडिंग फ्रिक्शनल कर्व भी लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है कि मिडिल मास नंबर रेंज 30 to 170 है ना, ये 30 to 170 लगभग यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक से यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ठीक है। इस रेंज के अंदर एटॉमिक मास की इस रेंज के अंदर फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर, यानी कि वो इसके लिए एटॉमिक मास नंबर पे निर्भर नहीं करती है। यानी कि देखो यहाँ पे लगातार एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहा है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रेंज के लिए इंडिपेंडेंट होती है, किससे, एटॉमिक मास नंबर से। एक आउटपुट तो हमारा ये आया। दूसरा आउटपुट क्या हमारा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई किसके लिए, A <30, यानी कि इससे नीचे वाले, है ना,
एंड हैवियर न्यूक्लियाई ए ग्रेटर देन 170, यानी कि इसके बाद वाले, है ना, तो इज लेस देन फ्रॉम मिडिल मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक तो लाइट न्यूक्लियाई की, इससे नीचे वालों की, और इससे अधिक वालों की, जो क्या होती है इस रेंज से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे दो आउटपुट आए, एक तो क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रेंज में तो क्या रहती है, सेचुरेट रहती है, इस रेंज के इधर और इस रेंज के इधर एटॉमिक मास में क्या होती है, वो कम होती है इस मेन रेंज से आपकी। ये उसके दो आउटपुट हैं। अब दो जो ये स्टेटमेंट हमने हमारे ग्राफ को देख करके जो हमने लिखे हैं, उनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, उसका परिणाम क्या निकलता है। तो देखो उससे पहला परिणाम निकलता है कि न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव दैट कैन प्रोड्यूस फ्यू मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी कि इस ग्राफ को देख के लगता है कि भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो लगभग सैचुरेट सी रहती है और थोड़ी कम एंड थोड़ी ज़्यादा होती है आपकी, थोड़ी कम रहती है। इससे इंडिकेशन होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियस के पास में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। मतलब वो क्या है कि न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी है, जो प्रकृति है, वो क्या है कि वो प्रकृति है अट्रैक्टिव। उसका जो फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है हमें, वो जरूरत थी हमें लगभग पर न्यूक्लियन कितनी थी, 7.97 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मेगा का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 6। इतनी एनर्जी एक न्यूक्लियन को बांधने के लिए चाहिए। इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है हमारा। तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है और अट्रैक्टिव है ना। दूसरा क्या है, सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व इन रेंज, यानी कि इस रेंज में जब जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो सैचुरेट रहता है इस रेंज के अंदर, ठीक है, इंटरप्रेट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहां से लेकर के यहां तक क्या हो रही है, वो ज़्यादा चेंजमेंट नहीं, और उसके अंदर वो ग्राफ सेचुरेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक मास नंबर बढ़ने से क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियस का साइज बढ़ना चाहिए था, ठीक है। और क्या होना चाहिए था, एक लिमिट के बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस बनने ही नहीं चाहिए थे। क्योंकि अगर ये शॉर्ट रेंज का है, ये किसका है, शॉर्ट रेंज का है, इसीलिए क्या होता है कि यूरेनियम या कुछ इसके आगे एलिमेंट्स तक ही हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, या रेडियो एक्टिव जो है वो शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेंज है उसके अंदर जो न्यूक्लियंस है उसी के लिए वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और बाकी अगर उस रेंज से बाहर है अगर, तो उसके लिए न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक होता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का जो फोर्स है बहुत ही शॉर्ट रेंज में लगता है। इसलिए एटॉमिक मास नंबर बढ़ने के बावजूद भी न्यूक्लियस की साइज ज़्यादा नहीं बढ़ती है, वो साइज क्या उसको कम ही रखता है उसको। तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है आपका। दूसरा क्या है कि इफ एम न्यूक्लियंस इन न्यूक्लियर फोर्स रेंज देन बी प्रोपोर्शनल टू एम। और ये कह रहा है कि जो हमने कहा कि वो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो मान लिया इस न्यूक्लियस की इतनी सी रेंज है अगर, है ना, इस रेंज में जितने न्यूक्लियंस होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होगी उसकी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जो है असल में किसके प्रोपोर्शनल होती है आपके, वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। जितने ज़्यादा न्यूक्लियंस उसके अंदर होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बाइंडिंग एनर्जी में और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में। बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो यूरेनियम की कम होती है एज कंपेरेटिव टू आयरन आपकी। क्यों, क्योंकि आयरन के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियंस की संख्या कम होती है, इससे बाइंडिंग एनर्जी भी कम होती है, और पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है उसकी। तो इस डिफरेंस को याद रखना कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के आपके, ठीक है। और यहाँ पर कोई कांस्टेंट के ले लिया आपने। सेकंड आपका है कि व्हेन हैवियर न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू लाइट न्यूक्लियाई देन एनर्जी रिलीज। आपको ये भी पता होगा कि इस कर्व को देख के लगता है कि जो बड़े न्यूक्लियाई जो है आपके वो अगर डिसोसिएट होते हैं, अगर ब्रेक होकर के किसी नए लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्यों होगी रिलीज आपकी, क्योंकि मान लिया कोई एटॉमिक नंबर 240 वाला है, वो ब्रेक होता है किसमें, 120 में और 120 के अंदर, दो में ब्रेक होता है। तो जब यहाँ पर आपने देखा कि जो न्यूक्लियस उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी उसकी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट थी। अब क्या हुआ कि दो न्यूक्लियस में टूट गया, यानी कि लाइट न्यूक्लियस में टूट गया, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, यानी कि 120 वालों की बाइंडिंग एनर्जी लगभग होती है आपकी 8.2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। हमारे कर्व से देखो यहाँ पर, है ना, ठीक है। इससे तय क्या हुआ कि ये जो आपके 120 वाले जो न्यूक्लियाई टूट करके जो बने हैं, ये ज़्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे, और ज़्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होने से क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और मास का डिफरेंस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आएगा।
है ना, इसके मास के डिफरेंस में और इनके मास के डिफरेंस में। मैंने कहा ना कि ये न्यूक्लियाई अगर टूटता है छोटे न्यूक्लियाई में, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होने से क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट होंगे और जो छोटे होंगे, और मास डिफरेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सिमिलर जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, फिजन प्रोसेस बोलते हैं ना, विघटन वाला प्रोसेस बोलते हैं अपन। इसका जस्ट उल्टा सुनिए आप, ये किसके लिए था, ये था अपने जो है वो इसके लिए ना, a लेस देन 30 के लिए था, है ना, इस स्टेटमेंट का आंसर था। अब इस स्टेटमेंट का आंसर था a ग्रेटर देन 70 वाले का। अब इसका लिख रहा हूं मैं ना, a लेस देन 30 का लिख रहा हूं, वो क्या है आपका कि when टू लाइटर न्यूक्लियाई, जिसको a लेस देन 10 या इक्वल टू, यानी कि लगभग जिसका एटॉमिक मास नंबर 10 है आपका, वो जो है ज्वाइंटिंग टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियाई देन एनर्जी रिलीज। और वो कह रहे हैं कि कोई भी दो लाइट न्यूक्लियाई अगर ऐड होते हैं अगर, और वो क्या बनते हैं, अगर हैवियर न्यूक्लियर बनते हैं अगर, तो भी एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि जो हैवियर न्यूक्लियर बन रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है आपकी, बजाय इस दोनों के। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, a इक्वल टू 2 किसके लिए काम में लिया गया है, आपके ड्यूटेरियम के लिए काम में लिया गया ना, 1H2 आपका। दो ड्यूटेरियम मिलकर के एक हीलियम एटम बनाते हैं, मतलब a इक्वल टू 4, मतलब हीलियम का 4 होता है। अगर दो ड्यूटेरियम मिलकर अगर हीलियम एटम बनाते हैं अगर, तो उस समय आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और वो प्रोसेस क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल की जिनकी ड्यूटेरियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो कितनी है, 1.125 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, जो बल्कि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, 7.025 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। इसका मतलब क्या कि फ्यूजन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनॉर्मस क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ये इसका आउटपुट था आपका। अब देखो इधर कि यहाँ पर दो आउटपुट्स हमारे रह गए हैं, वो दो क्या है आपका, इफ P and N आर इन नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 184, यानी कि अगर किसी भी प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या अगर इनमें से कोई होती है अगर, है ना, जिसमें 126 और 184 केवल न्यूट्रॉन नंबर के लिए है, बस केवल, है ना, फॉर न्यूट्रॉन नंबर, then they have a large binding energy per nucleon and more stable in nature. These number are called the magic number। और उनका कहने का मतलब है कि किसी की प्रोटॉन की संख्या ये होती है या न्यूट्रॉन संख्या ये होती है, वो प्रकृति में सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस ग्राफ में मैंने लास्ट लाइन मैंने और लिखी है, वो क्या लिखी है कि इन कर्व पीक शो ग्रेटर स्टेबिलिटी टू देन द नेबरहुड्स, यानी कि यहाँ पर जितनी भी पिक्स आपको मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए ये पिक मिल रहा है, ये पिक मिल रहा है, ये पिक मिल रहा है, ये पिक क्या शो करता है कि उसके आसपास के न्यूक्लियस से वो ज़्यादा स्टेबल है इस कर्व के अंदर। और आपका जो मैजिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट वो देखिए, मान लिया जैसे आप देखो यहाँ पर O16 की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या है, 8 है आपकी, और 8 आपका क्या है, मैजिक नंबर है। सिमिलर आप हीलियम को देखो, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी आपके हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और लिथियम से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हीलियम 2 यानी कि 2 प्रोटॉन है और 2 आपके न्यूट्रॉन हैं आपके, तो इसकी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी एक्सट्रीमली लार्ज होगी। सिमिलर आप सल्फर देखिए, सल्फर में क्या आपका 32 है, 32 का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर 16 क्या है आपके जो प्रोटॉन है और 16 आपके क्या है आपके न्यूट्रॉन है। इवन न्यूट्रॉन और इवन प्रोटॉन वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है, बाइंडिंग एनर्जी हाई उन्हीं की होती है जिनके प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों अगर सम संख्या है अगर, तो भी उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर अगर मैजिक नंबर से मैच खाते हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब लास्टली हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ एग्जाम्स के अंदर आपको कुछ न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी जाती है आपको, और आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे दिया आपको 8 ऑक्सीजन 16 का एग्जाम्पल दे दिया, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है, आयरन 56 की इतनी है, और यूरेनियम 238 की इतनी है। तो इन तीनों में से कौन मोस्ट स्टेबल होगा प्रकृति में, तो आपको याद रखना है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है वो मोस्ट स्टेबल होगा। मतलब आयरन वाला जो है वो जिसकी 8.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है वो मोस्ट स्टेबल होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो मोस्ट स्टेबल नहीं होगा,
जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है वो मोस्ट स्टेबल होगा आपका। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है आपको, इसकी केवल बाइंडिंग एनर्जी दी हुई हो आपको केवल, जैसे मान लीजिए इधर देगा आपको, अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है अगर, फिर आपसे स्टेबिलिटी पूछता है, तो स्टेबिलिटी के लिए आपको हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही निकालनी है। थैंक यू।